गाइस आपका 12वीं क्लास के टर्म 2 का पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट करा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं और कैसे पढ़ना है वो सारा मास्टर प्लान बता के आपको दे दिया है। ये जो वीडियो है आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी, क्योंकि इसका मेन पर्पस दोस्तों सीबीएसई सैंपल पेपर को सॉल्व कराना है। मतलब ये सैंपल पेपर कहते हैं कि इसको करने के बाद बंदा अपने आप में एक्सपर्ट हो जाता है और इसी के बेसिस पे तुम्हारा बोर्ड का फाइनल पेपर आएगा। अगर तुम्हें सबूत चाहिए इस चीज के लिए तो टर्म 1 के तुम पेपर दे चुके हो। तो टर्म 1 में जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया था इकोनॉमिक्स का, उसमें 5 क्वेश्चन 49 से लेके 54 तक लगातार गवर्नमेंट बजट के सेम वही क्वेश्चन थे, बस न्यूमेरिकल डिजिट अलग थी। ये तो एक हिंट है और बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रखे थे। मतलब इतिहास गवाह है कि सीबीएसई जब जब अपना सैंपल पेपर जारी करता है उसमें से इकोनॉमिक्स का कुछ ना कुछ जरूर देता है। तो ये करने के बाद एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ऊपर से आपकी तैयारी को आपको पता लग जाएगा कि कितना कर चुके हो। तो गाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्टार्ट कर रहा हूं इस सैंपल पेपर को और एक एक डिटेल बताऊंगा कि पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, किसमें चॉइस मिलेगी, वो सारी डिटेल एग्जाम देने से पहले तुम्हारे पास होनी चाहिए। और अब एग्जाम फीवर तो चढ़ ही गया है, एग्जाम के दिन है ही, चल ही रहे हैं, तो सब कुछ पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपका बोर्ड है टर्म 2 है, साथ दे रहे हैं लव कौशिक सर के साथ पूरे के पूरे आप लोग। तो दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन देख लो। आपको पेपर लिखने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। 40 नंबर का ये तुम्हारा पेपर होने वाला है। टोटल 13 क्वेश्चन होंगे। 13 क्वेश्चन के बीच में इंटरनल चॉइस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। और जैसे कि टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव पेपर था, ये वाला सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस रहेगी और इस पेपर में एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी रहेगा। इसको केस स्टडी बोलते हैं या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपने इस सिस्टम को, मतलब अपना ये जो मुहिम है इसको शुरू करते हैं ये बताते हुए कि 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, फिर अगले 5 क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे, फिर अगले 3 क्वेश्चन होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। तो दोस्तों 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे तो बन जाएंगे इसके 10 नंबर, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे तो बन जाएंगे 15 नंबर, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, बन जाएंगे 15 नंबर। टोटल कर लेना इसका 40 आ जाएगा। 40 नंबर का पेपर आपका। और पहला क्वेश्चन ये आपके सामने पेश कर दिया गया है, पेन का कलर चेंज करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो जी, पहले ही क्वेश्चन में चॉइस है, यहां पर और लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। गुड्स बोलो या प्रोडक्ट्स बोलो, ठीक है। नेशनल इनकम वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस पूछा है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। तो आपका धर्म बनता है 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 डिफरेंस लिखने हैं, तब पूरे नंबर मिल जाएंगे। ज्यादा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, मतलब 3 डिफरेंस लिखे है, 4 लिखे है, उससे फालतू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने पॉइंट शुरू में लिखोगे आप 2, टीचर वही पढ़ेगा चाहे सही हो या गलत हो। उसके बाद जो मर्जी लिखा हो उसको नहीं पढ़ेगा, वो 2 ही पॉइंट देने हैं डिफरेंस के, ठीक है। चॉइस में मिला हुआ आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो ये फिर जीडीपी और वेलफेयर वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंस बताना है। 2 ही पॉइंट डिफरेंस के देंगे, क्वेश्चन भी समझाऊंगा, आंसर कैसे लिखना है वो भी समझाऊंगा। प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में आपको एक एक कंटेंट यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। मतलब मजा ही आने वाला है, कहीं इधर उधर सोर्स में देखने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें एक प्लेट में मिल रही है और प्लेट है ये वीडियो लेक्चर, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में अंतर क्या होता है। तो ये डिफरेंस आपके सामने लिखा है और आपके पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं होती क्या है। देखो, जो भी चीज तुम इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस टूथपेस्ट को बनाने के लिए बहुत सारी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। आप बर्गर खाते हो तो बर्गर खाने के लिए आलू की टिक्की या प्याज या फिर दूसरे मसालों का इस्तेमाल किया गया है। आप कोई भी डिश शाही पनीर खा रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे मसाले, पनीर, धनिया, पुदीना, पता नहीं क्या क्या डाला गया है। तो जो चीजें उसके अंदर डल गई हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं और जो अभी कंजम्पशन के लिए रेडी है वो फाइनल गुड्स है। अब जो ये रॉ मटेरियल है इसको हम जनता तो खरीदते नहीं, ये फर्म के लिए है, इसको प्रोड्यूसर खरीदते हैं, कंपनियां खरीदती है रॉ मटेरियल को। आपको तो घर का दरवाजा बनवाना है, बस लोहा कौन खरीदेगा, कंपनी खरीदेगी जो दरवाजा बनाएगी। तो घर का दरवाजा फाइनल गुड हो गया और उसके लिए जो लोहा खरीदा या स्टील खरीदा या लक्कड़ खरीदी वो सब फर्म का काम है। तो इसके थ्रू ये बताना चाहता हूं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उसको फर्म खरीदती है और जो फाइनल गुड्स होती है उसको बेसिकली हम यानी हाउस होल्ड यानी जनता यानी फैमिली के लोग खरीदते हैं। हाँ, फर्म खरीद सकती है फाइनल गुड्स भी, क्योंकि फर्म भी तो इस्तेमाल करती है कुछ फाइनल गुड्स, ठीक है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया ऊपर और अंतर आप देख लो। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर्स यानी फर्म्स यूज करती हैं और फाइनल गुड्स वो होती है जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, ठीक है। और दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स,
इससे दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, लाइक प्लास्टिक है तो उससे पेन की बॉडी बन सकती है, ठीक है, रॉ मटेरियल ही है एक तरीके से। एंड दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, सीधा डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए रेडी है ये। ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, बर्गर सीधा मुंह में जाएगा फिर पेट में उतरेगा तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसके अलावा मैंने बताया कि फाइनल गुड्स को फर्म भी खरीद सकती है। तो ऐसे मान लो कि कोई फाइनल प्रोडक्ट रेडी है, लाइक टीवी है, फ्रिज है, ये हम भी खरीदते हैं, फर्म भी खरीदती है, फर्म भी इस्तेमाल करती है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। अगर फर्म उस चीज को रीसेल कर रही है तो बात दूसरी है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा। अगर फर्म ने खुद अपने लिए टीवी, एसी, फ्रिज या घड़ी खरीदी है तो वो उसके लिए फाइनल गुड है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट पर्पस, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस ना लिखना हो तो लिख देंगे फर्म का खुद का इस्तेमाल, ऑन यूज है ये। ओके दोस्तों। तीसरा, इन चीजों की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता और इन चीजों की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, रॉ मटेरियल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इंटरमीडिएट में, फाइनल में टेलीविजन हो गया, ट्रैक्टर हो गया फार्मर्स के लिए। अब आपको एग्जांपल की बात बताता हूं। वैसे तो जब ये चैप्टर पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया तो बता रखा है कि कोई भी कमोडिटी अपने आप में ना तो इंटरमीडिएट होती ना फाइनल होती, ये डिपेंड करता है कि उसको इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। अगर हाउस होल्ड ने कुछ भी खरीद लिया वो सब फाइनल है। अगर फर्म खरीदेगी तो दो बातें होंगी, फर्म ने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा है तो फाइनल है, फर्म ने अगर उसका फर्दर प्रोडक्शन कर दिया या रीसेल कर दिया तो वो इंटरमीडिएट है। इसके लिए पूरा वीडियो लेक्चर बना रखा है नेशनल इनकम में, तुम जाकर देख सकते हो, वैल्यू एडेड मेथड वाले में सब कुछ ये बता रखा है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, लाइक मैं बोलूं आपसे पनीर इंटरमीडिएट है या फाइनल है, तो हम बोलेंगे हाउस होल्ड ने खरीद लिया तो वो फाइनल है। अगर किसी रेस्टोरेंट ने यानी फर्म ने खरीदा है उसको, पनीर की कोई डिश बना के बेचेगा, पनीर टिक्का बनाएगा, शाही पनीर बनाएगा, तो वो उस फर्म के लिए इंटरमीडिएट है। समझ रहे हो? इसलिए एग्जांपल देना इतना सूटेबल नहीं है। वैसे ये वाले जो एग्जांपल गिवन है ये माने जाएंगे डिफरेंस में, लेकिन आप ऐसा मत करना, एग्जांपल को अवॉइड करना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर के तीनों में से कोई भी 2 डिफरेंस देना। ये एग्जांपल आपसे बात करने के लिए लिखे थे। तो इसकी चॉइस में दोस्तों एक क्वेश्चन और था, लिखा था डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्शनैलिटी एंड नेगेटिव एक्शनैलिटी। पहले बताता हूं एक्शनैलिटी क्या होती है। किसी फालतू के बंदे की ऐसी हरकत जिसका हमें नुकसान या फायदा हो जाए, वो सब चीजें एक्शनैलिटी होती है। जैसे कि मानो अब तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, गली के अंदर कोई डीजे बज रहा है, बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, तो तुम्हारी पढ़ाई पे फर्क पड़ रहा है, यानी किसी बाहर के बंदे की हरकत का तुम्हें नुकसान हो रहा है, तो वो डीजे का जो लाउड स्पीकर है वो तुम्हारे लिए एक्शनैलिटी है। तो देखो यही बोल रखा है, ये लाउड स्पीकर चल रहा है लेकिन गली में तो और खतरनाक तरीके से होता है, कान फट रहे हैं किसी के, नुकसान हो रहा है। कोई पब्लिक प्लेस में सुट्टा मार रहा है, स्मोक कर रहा है, तो वहां से जो धुआं आ रहा है वो दूसरी पब्लिक को इनहेल करना पड़ता है, अंदर सांस के थ्रू लेना पड़ता है, तो उनको नुकसान दे रहा है, वो भी एक्शनैलिटी है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अपने घर के बाहर एक गार्डन है, उस गार्डन की वजह से फ्रेश एयर आती है हमारे अंदर, ठीक है, ब्लड प्रेशर और शुगर मेंटेन रहता है, ओके रिपोर्ट रहती है, बॉडी हेल्थ अच्छी रहती है, तो उसका अच्छा फायदा हो रहा है, वो भी एक्शनैलिटी है। कभी कभी होता है क्लास के अंदर एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया टीचर से, टीचर ने जवाब दे दिया, तो उस जवाब देने की वजह से आंसर दूसरे स्टूडेंट्स को भी आ गया, अगर वो ध्यान से सुन रहे हैं तो उन दूसरे स्टूडेंट्स के लिए उस क्वेश्चन पूछने वाले की हरकत फायदा दे गई, तो वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एक्सटर्नैलिटी था। नाम से पता लग रहा है ना, एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नल कोई चीज हो रही है उसका फर्क हम पे पड़ रहा है। अगर दोस्तों कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी का, किसी दूसरे बाहर के बंदे की हरकत का हमारे ऊपर पॉजिटिव फर्क पड़ता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्शनैलिटी, ठीक है। अगर कोई बाहर के बंदे की हरकत हमें नुकसान देती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्शनैलिटी, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस लिखना है तो 2 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। ये भी लिखा हुआ है, ट्रैफिक जैम में अगर कोई फंस जाता है तो यार क्या पता किस वजह से जाम लगाओ, लेकिन नुकसान हो जाता है, इन लोगों को टाइम पे पहुंच नहीं पाते, तो ये नेगेटिव एक्शनैलिटी का एग्जांपल है, ठीक है। कोविड की बात ले लो, कोविड की जो वैक्सीन लग रही है, तो जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी मतलब वो संक्रमित नहीं होंगे, उनके अंदर कोविड नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा तो दूसरों को फायदा है, स्प्रेड कम होगा कोविड, तो ये पॉजिटिव एक्शनैलिटी की तरह है। इनके बीच में डिफरेंस दिए हुए हैं तो डिफरेंस रीड कर लेते हैं एक बारी। नेगेटिव एक्शनैलिटी के बारे में यहां लिखा है, तो इट रेफर्स टू द बैड इंपैक्ट या फिर हार्म ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग अ पेनल्टी, मतलब बाहर के बंदे ने नुकसान पहुंचा दिया और हम उस पर पेनल्टी भी नहीं लगा पा रहे, तो वो नेगेटिव एक्शनैलिटी है। पॉजिटिव पे बात आ जाओ तो इट रेफर्स टू द गुड इंपैक्ट या बेनिफिट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस, यानी किसी गार्डन की वजह से या स्टूडेंट की वजह से हमें फायदा हो गया और हम उसका प्राइस भी पे नहीं कर रहे हैं, यानी इसके लिए कोई पेमेंट और पेनल्टी का स्यापा नहीं है, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके एग्जांपल हो गए, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, सलमान खान है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, दारू पी के गाड़ी से फुटपाथ पे उड़ा दिया किसी को, तो फुटपाथ वालों के लिए नेगेटिव एक्शनैलिटी है, उन्होंने क्या किया था, ठीक है। लाउड म्यूजिक बज रहा है, तुम पिक्चर देख रहे हो तो पिक्चर देखते देखते थिएटर के अंदर किसी दूसरे बंदे का फोन बज गया तो मजा खराब हो गया,
पॉजिटिव के लिए ग्रीनरी है, लाइक ब्यूटीफुल गार्डन है, वैक्सीनेशन है, स्टूडेंट्स ने कोई डाउट पूछ लिया क्लास के अंदर, फायदा हो गया तुम्हें, नॉलेज है, ठीक है। अब थर्ड नंबर का डिफरेंस बताता हूं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इकोनॉमी के वेलफेयर को डिक्रीज करती है, तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी, और ये हमारे इकोनॉमी के वेलफेयर में तरक्की करती है, बढ़ोतरी करती है, खुशियां लाती है। तो तीन डिफरेंस है, आप कोई भी दो लिख सकते हो। एक 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मीनिंग बताओ, एग्जांपल बताओ, उसका वेलफेयर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो बताओ, पहले भी आ रखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, दोनों के दोनों हमने बात कर ली। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से है, यानी एडीएएस वाले चैप्टर से है। पूरा बता रखा है, वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, कोर्स तुम्हें पूरा दे रखा है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होता है, एक एक चीज सिखा रखे हैं, यहां भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनेशन, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लिया इन्होंने, उसका डेटा गिवन है। डेटा क्या गिवन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को आई बोलते हैं, आई बार। फिर कंजम्पशन फंक्शन की पूरी इक्वेशन गिवन है, और लिखा है और का मतलब है तो एक क्वेश्चन और चॉइस में होगा, ठीक है। लेकिन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, जब भी आंसर लिखोगे आप, ये लिखा ANS, हम यहां पर लिखेंगे फ्रेंड्स, जब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम, तो AD और AS एक दूसरे के बराबर होते हैं। AS को Y लिख सकते हैं और AD को लिखेंगे C+I। 2 सेक्टर इकोनॉमी में ये फॉर्मूला है AD का। आप पहले यहाँ AS या फिर AD लिखते, डायरेक्ट यहां पर जंप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। Y की जगह Y लिखो इक्वल, कंजम्पशन की जगह पूरी इक्वेशन लिख देंगे 100 प्लस 0.8y, और फिर प्लस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कि दी हुई है 500। आप ऐसा करोगे 500 और 100 600 हो गए, और ये चीज y वाली उधर चली जाएगी, तो y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 600, इन दोनों को जोड़ दिया ना। अब एक y में से 0.8y गए, तो 0.2y इज इक्वल टू 600, और y की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 0.2। आप इसको कैंसिल करोगे तो 3000 आ जाएगा दोस्तों। अब 3000 कितना, रुपीस करोड़, ये लिखना फ्रेंड्स भूल जाते हैं सब लोग, और ये मैंने आपको उन गलतियों में बता रखा है जो लोग एग्जाम से पहले कर देते हैं। तो ये आंसर फाइनल माना जाएगा हमारा। और वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है 2 नंबर का। ये क्या बोल रहा है, अच्छा आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट आपके काम की चीज है, इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। आप वीडियो को रोक लेना, मैं आ गया इस क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कैलकुलेट चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। अगेन एमपीसी की वैल्यू गिवन है आपको, और डेल्टा आई की गिवन है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर आपको इसकी और इसकी वैल्यू गिवन हो तो ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में डेल्टा आई गिवन है, मल्टीप्लायर गिवन नहीं है। तो मल्टीप्लायर कैसे निकालना है, वो एमपीसी की हेल्प से निकलेगा। तो साइड में एक बारी आप मल्टीप्लायर निकाल लेना, वो होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, तो आंसर देख लेना कैलकुलेट करके 5 आ जाएगा इसका। इस 5 को हम यहां पुट कर देंगे, और डेल्टा वाई की जगह मैंने ऐसे लिख दिया डेल्टा वाई, डेल्टा आई की जगह ये 1000 लिखेंगे। तो दोस्तों यहां से डेल्टा वाई की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देना, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ₹5000 करोड़ आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर सॉल्व करके भी खुद देखना। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे पे आते हैं, कंजम्पशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। लिखा हुआ है एज इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई गिवन स्टेटमेंट। बोलता है जैसे इनकम इंक्रीज होती है लोग सेविंग ज्यादा करते हैं, ये बात भी ठीक है। इसको जस्टिफाई कैसे करना है बोलते हैं। जब एक इंसान गरीब होता है, यानी उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं, तो जब उसकी इनकम बढ़ती है वो कंजम्पशन भी बढ़ाता है, लेकिन वो इनकम का ज्यादा हिस्सा कंज्यूम कर लेता है। जैसे जैसे अमीर होता है वो, जब वो अमीर हो गया तो साइकोलॉजिकली, मतलब दिमाग से ही ऐसा माना जाता है कि अब वो चाहे पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है, लेकिन अपनी इनकम का कम हिस्सा खर्च कर रहा है। पहले यहां पर ज्यादा रेशो खर्च कर रहा था, यहां पर कम रेशो खर्च कर रहा है। लेकिन हाँ, हमेशा इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन तो बढ़ता ही है, उस बात को नकारा नहीं जा सकता। बहुत डीप लेवल की बात कर ली। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, एट अ लोअर लेवल ऑफ इनकम अ कंज्यूमर स्पेंड अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम, ठीक है। क्योंकि उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती है जो उसको सेटिस्फाई करनी होती है, रोटी कपड़ा मकान बहुत महंगे में आता है। फिर बाद में क्या होता है, एज द इनकम इंक्रीजेस, तो ओइंग टू द साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मतलब दिमागी बिहेवियर जो उसका है, उसको मानते हुए अ कंज्यूमर, जो रैशनल चतुर चालाक होता है, पीपल टेंड टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी।
यानी जब यहां पर वो इनकम का कम हिस्सा खर्च करेगा तो ज्यादा बचाएगा ना, तो बस ये बात जैसे सेटिस्फाई होती है, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछते हैं, इसमें भी चॉइस है, यानी 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 में तो चॉइस मिल ही रही है आपको, तो 2 में से 1 करना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, पेन का कलर चेंज करते हैं, यहां पर ब्लू रखेंगे। बोल रहा है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री। हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री के बारे में बात करनी है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन लगता है, ठीक है। तो 2 इंडिकेटर बताओ जो हेल्थ स्टेटस को मेजर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर बता देंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, उस कंट्री के अंदर कैसी कैसी ड्रिंकिंग वाटर या फिर सैनिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध है, बहुत सारे हैं। 2 का नाम लिखना है, स्टेट बोल दिया तो उनकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, डिस्कस लिखा है ना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। और फिर ये टेबल वाला क्वेश्चन, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। चलो जी, ये लिखे हैं प्रिंसिपल इंडिकेटर्स, यानी मेन इंडिकेटर्स यही है, इतने सारे लिख दिया 6। तुम्हें किसी भी 2 के नाम और उसकी डेफिनेशन लिखनी है, बस मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो आपके पास बुक भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर पूरा करा रखा है मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। वापस आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कंपेयर एंड एनालाइज वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशो इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और सिर्फ देखना है वुमेन वर्कर की पॉपुलेशन रेशो, यानी वर्कर तो काम करने वाले हो गए, उसमें से जो लेडीज यानी औरतें काम कर रही है उसका टोटल पॉपुलेशन में कितना हिस्सा है, गांव में और शहर में। गांव होते हैं रूरल, शहर होता है अर्बन। अब यहां पर 2017-18 की टेबल दी हुई है, इससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। लेन देन हमें किस चीज से है, यहां पर देखो टोटल ये दिया हुआ है, टोटल ना, टोटल ये दिया हुआ है कि कितने पार्टिसिपेशन है। अब टोटल वर्कफोर्स के अंदर वुमेन का 16.5% पार्टिसिपेशन है, ठीक है, टोटल में। लेकिन रूरल में देखा जाए तो 17.5% है और शहर में देखा जाए तो 14.5% है। वुमेन वाला ही डेटा रीड करना है, बस कहानी खत्म। तो इससे पता लगता है कि गांव के अंदर ज्यादा औरतें काम कर रही है एज कंपेयर टू शहर के अंदर। हाँ, गांव के अंदर ज्यादा लोग काम कर, ज्यादा लेडीज काम करती है। और ज्यादा लेडीज काम क्यों करती है, वहां की जरूरत है, वहां पर गरीबी का कारण है, गरीबी ज्यादा है। अब हम सोचते हैं कि शहर के अंदर लड़कियां कंपनी में जाके नौकरी कर रही हैं, हाँ वो भी काम है, लेकिन गांव के अंदर जो लेडीज खेती कर रही हैं, एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करती है, मुर्गी पालन है, कहीं मछली पालन है, ऐसे काम करती है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होता है, वो भी उनकी नौकरी काउंट होती है दोस्तों। तो यहाँ पर कंपेयर कर लिया, कंपैरिजन में बताएंगे कि रूरल में ज्यादा काम करती है लेडीज, और एनालाइज करना है इसको, कारण बताना है। कारण बनेगा पॉवर्टी, गरीबी की वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं, या फिर दूसरा काम कारण भी बन सकता है इलिटरेट है, वहां पर लिटरेसी रेट कम है। तो दोनों में से कोई एक कारण लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका जवाब देना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। एक कंपेयर करना है, दूसरा एनालाइज करना है। तो आ जाओ जरा, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है ये देख लो। ये लिखा हुआ है वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 16.5% ऑफ द टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशो। क्या बोल गया, टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशो 16.5% है, ये लिख दिया। फिर इसके बाद आ जाओ, अब नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन रूरल एरिया 17.5% है, अर्बन एरिया में वो मतलब 14.2% है। ऐसा क्यों है, ड्यू टू एब्जेक्ट पॉवर्टी, घनी पॉवर्टी के कारण। ये आंसर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, देश की तरक्की उतनी ज्यादा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो बेसिक फैसिलिटीज है जो देश की तरक्की कराती है, यानी जीडीपी बढ़वाती है, यानी वो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़वाती है, जैसे कि सड़क है, हाईवे है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी भी है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, ये सब सर्विसेज प्रोडक्शन बढ़वाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बतानी है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में सारी इंपॉर्टेंस बताई हुई थी, और सिर्फ कितनी जस्टिफाई करनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 इंपॉर्टेंस बताना, 2 बता के उसको एक्सप्लेन भी कर देना, क्योंकि जस्टिफाई करना था। यहां पर लिखी हुई देखो दोस्तों, इट इज ट्रू एंड इट कैन बी जस्टिफाइड विद फॉलोइंग रीजंस। इतने सारे रीजन लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई भी 2 लिखने हैं, समझ गए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर में से करा रखा है इसको। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 नेशनल इनकम से है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो, मैं बता देता हूं पूरा पढ़ के। यार ये छठे में ना चॉइस है, यहां पर 3 नंबर में 1 2 3, पहले ऊपर देख लो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन सी 2 लाइनें नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। तो साफ लिखा हुआ है, बताओ नीचे कौन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो पहले नंबर पे लिखा है परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक इन्वेस्टर ने शेयर खरीद लिए,
तो यार शेयर की खरीदारी या बिकवाली यानी सेल एंड परचेज कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि ये एक पहले कोई बंदा मालिक था, फिर दूसरा बंदा मालिक बन गया शेयर का, इससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, तो बोलते हैं इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टाइटल। ठीक है, इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, दूसरे वाला, सैलरी पेड बाय द फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू द लोकल वर्कर्स ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। एक फ्रांस की एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर हमारी, ठीक है, वहां पे कोई बंदा काम करता है, उसको पैसे दे दिए इन्होंने, तो ये नेशनल इनकम में ऐड होता है, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है। फ्रांस की एम्बेसी चाहे नई दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो, फ्रांस की एम्बेसी मतलब फॉरेन कंट्री, फ्रांस ही है, पूरा कॉन्सेप्ट करा रखा है नेशनल इनकम में। उन्होंने हमारे बंदे को पैसे दिए तो हमने कमा लिए, ये ऐड होगा नेशनल इनकम में। थर्ड वाला, कॉम्पनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड। कहीं पर बाढ़ आ गई थी, वहां बंदे बड़े परेशान थे, तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसे पहुंचा दिए, तो ये पैसे उनको मेहनत करके नहीं मिले, फ्री की इनकम थी, तो ट्रांसफर इनकम है। तो दोस्तों जो ट्रांसफर इनकम है उन लोगों की, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, तो ये भी ऐड नहीं होगा। तो तुम्हें इसका आंसर कैसे देना है, तुम्हें इसके बारे में बात ही नहीं करनी बी वाले के बारे में, क्योंकि ये तो ऐड हो रहा है। आपको सीधा बोलना है ए ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसका रीजन बताओ, फिर बी ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ओ सॉरी सी ऐड नहीं होगा, इसका रीजन बताओ। बस इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, बी वाले को लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1.5 नंबर इसका, 1.5 नंबर इसका, पूरे 3 नंबर हो गए। ठीक है, आंसर लिखा हुआ बता दूंगा, क्या करना है बता दूंगा। फिर लिखा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड प्राइस इंडेक्स आर गिवन एज 500 एंड 125। अच्छा, न्यूमेरिकल आ गया जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर को दोस्तों प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा लेक्चर बना रखा है जीडीपी एंड वेलफेयर करके। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको पूरा लिखना है फॉर्मूला, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूं। अच्छा, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रियल जीडीपी लिखा है उसकी वैल्यू 500 लिखी है और प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 125 है, तो इसकी जगह 125 लिख दो और रियल की जगह ये नीचे लिखा है ना, इसकी जगह 500 लिख दो। 500 लिखोगे तो फिर देखो कैंसिल आउट कैसे करेंगे, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू 625 करोड़ आ जाएगी। आपको करोड़ लिखना है, ये हिंट हो गया आपके आंसर का, यही लिखना है आपने। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने बता दिए, आपको कैसे लिखने हैं वो प्रेजेंटेशन आपकी। 7th क्वेश्चन फिर 3 नंबर का है, ये फिर टेबल आ गई है, टेबल के क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कंपेयर, यानी पहले पढ़ो और फिर कंपेयर भी करो, दोनों बातें सुनना, टेबल में बोल कर है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया सॉरी एंड सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बारे में कुछ चीजें स्टडी करनी है और कंपेयर करनी है। किस चीज की, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। क्या बोल रहे हैं सोचो, मान लो हमारे देश का जीडीपी 100 रुपए है और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे 30 रुपया खर्च करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम 30% अपने जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। तो शेयर ऑफ जीडीपी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको कंपेयर करना है सिंगापुर से। तो सिंगापुर से कंपेयर करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना सारा बहुत कुछ लिखा हुआ है तामझाम, सीधी बात आओ, ये वाली कॉलम पढ़नी है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करनी है सिर्फ इंडिया की और सिंगापुर की, और कोई बात भी नहीं करनी। इतनी बड़ी टेबल दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। ठीक है, तो जीडीपी का 30% इंडिया खर्च करता है अपना और सिंगापुर करता है 28%। तो यहां पर कंपैरिजन में बोलते हैं कि इंडिया अपने जीडीपी का ज्यादा परसेंट खर्च करता है एज कंपेयर टू सिंगापुर, क्योंकि ये 30 है वो 28 है। फिर दूसरी बात यहां लिखनी है कि अभी भी इंडिया को जरूरत है कि थोड़ा ज्यादा रेशो खर्च करे। सिंगापुर के लिए 28 ठीक है, क्योंकि सिंगापुर छोटा सा देश है, छोटी सी कंट्री है, उसके लिए वो ठीक है, इंडिया के लिए ठीक नहीं है, अभी और खर्च करने की जरूरत है। इसमें 3 नंबर कैसे मिलेंगे, पहला नंबर मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है, जो इसके थ्रू बताया मैंने। फिर आप दूसरा नंबर, इन दोनों में से कौन ज्यादा है, 2 नंबर हो गए। तीसरा नंबर, क्या ये सही है, नहीं सही नहीं है, इंडिया को अभी और खर्चा करने की जरूरत है, सिंगापुर के लिए ठीक है। 3 पॉइंट हो गए और ये तीनों पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। पहला पॉइंट मीनिंग बता दिया, दूसरा पॉइंट किसका कितना है, मतलब ये 30% है, 28 है, और तीसरा पॉइंट रिलेटिवली कंपैरिजन में बता दिया कि इंडिया अभी भी कम खर्चा कर रहा है। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 3 पॉइंट में 3 नंबर मिल रहे हैं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों मिक्स होके हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन मिक्स होके हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर इतनी बड़ी केस स्टडी बना रखी है और 3 नंबर का है। मैं कह रहा हूं केस स्टडी का एक क्वेश्चन आएगा, ये इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर से है, लास्ट वाला इंडियन इकोनॉमी का, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर कंट्रीज। तो इतनी सारी चीजें गिवन है, मत पढ़ो कुछ भी, केस स्टडी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो इतनी बड़ी केस स्टडी है,
मैं बता देता हूं केस स्टडी में क्या लिखा है। केस स्टडी में देखो, एक नक्शे के थ्रू पढ़ेंगे। केस स्टडी में लिखा है फ्रेंड्स, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है और ये हमारा प्यारा भारत है। ये कहता है ये वो हिस्सा है गिलगिटस्तान, पाकिस्तान का गिलगिटस्तान हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में, आपको समझ में आ रहा होगा, भारत के पास ये कश्मीर है। चाइना ने यहां से एक रोड बनाना शुरू किया पाकिस्तान में, ठीक है। इस रास्ते को वो कनेक्ट करना चाहता है नीचे दूसरी कंट्री से, वहां मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, दुबई वगैरह, ठीक है। अगर चाइना का पता है ज्यादातर सामान वो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करने के लिए चाइना को बहुत घूम के आना पड़ता है इंडिया के नीचे से पूरा का पूरा। चाइना कहता है अगर पाकिस्तान ये रूट दे दे उनको तो चाइना को फायदा हो जाएगा। तो चाइना को फायदा हो जाएगा तो पाकिस्तान को क्या फायदे हैं? चाइना कहता है तेरे यहां पर रोड बनेगा, रोड बनेगा तो बहुत सारी कंपनीज होंगी, कंपनीज होगी तो बहुत सारे स्किल्स, एक्सपर्टीज, टेक्नीशियन हमारे देश के लोग तेरे पास आएंगे, तो तेरे देश को भी कुछ सीखने को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर बिजली की समस्या बहुत रहती है यार, तो वो पावर कट से चाइना उसको बचाएगा। दूसरा, लेकिन चाइना ने बोल रखा है जो भी तेरे देश में बन रहा है ना, उस सबके लिए पैसा तेरा ही लगेगा, यानी जितना ही पैसा लगेगा चाइना उसको उधार दे रहा है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और चाइना की राजधानी है बीजिंग, तो बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच में स्टोरी बताई गई है इसके अंदर। तो इस स्टोरी में से कोई आंसर आपको चेक करना है, मतलब चैप्टर का भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए और थोड़ा सा यहां से भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां से ही पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैप देख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आउटलाइन एंड डिस्कस एनी टू इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी जो ये रास्ता बनाया है, इस रास्ते का नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और यहां पर जो वर्ड यूज किया है, इसको सीनो भी बोलते हैं, कहीं कहीं चाइना की जगह सीनो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके दो इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान को एडवांटेजेस ये है, यहां पर फैसिलिटीज मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप हो रहा है और बिजली जाने का संकट खत्म हो जाएगा। या फिर ये बोल सकते हो यहाँ के लोगों को चाइना के लोगों से सीखने को मिलेगा, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजिकल बंदे आएंगे, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन बोल रहा है एनालाइज द इंप्लीकेशन ऑफ बायलेटरल डेट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान विज द चाइनीज इकोनॉमी। तो चाइनीज इकोनॉमी से पाकिस्तान के ऊपर जो उधार का जाल फंसाया जा रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। चाइना तो ऐसा ही देश है यार, जैसे श्रीलंका को उन्होंने लोन दे दिया, जाल में फंसा दिया, फिर वहां का एयरपोर्ट कैच कर लिया। चाइना यही करता है, दूसरी कंट्री को लोन देता है, फिर उनको फंसा देता है, फिर उनके ऊपर अपनी चलाता है, क्योंकि बोलता है जब तक तुम मेरा लोन वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। इसका आंसर, इस वाले का आंसर तुम्हें इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर में नहीं मिलेगा, इस केस स्टडी में मिलेगा, जो ये थी, लिखकर बता देता हूं अभी। हाँ, यहां से भी आपको केस स्टडी से मिल रहा है। एक क्वेश्चन केस स्टडी का जरूर आएगा और बता रहा हूं एक्सपेक्टेड है कि वो लास्ट वाले इसी चैप्टर से आए या फिर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से आए, ठीक है। दो में से आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। आंसर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा ये, और बता रखा है इसके अंदर चाइना को फायदे क्या है। फायदा बता रखा है, पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स है और थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्टीज मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा फायदा पावर जनरेशन का बता रखा है। यहां पर पहले ही बिजली की प्रॉब्लम रहती थी, मतलब बार बार ब्लैकआउट्स होते रहते थे, पावर कट बोलते हैं ब्लैकआउट्स को। तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहो। अभी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी ये 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, दोनों के दोनों दोस्तों केस स्टडी से उठाए हुए हैं। आपको एक बार पॉज करना है और इस चीज को पढ़ के देखना है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। ये नेशनल इनकम से क्वेश्चन है, फिर से 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का। इसके बाद 3 क्वेश्चन हो रहे हैं 5-5 नंबर के, टोटल 13 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है, पेन का कलर चेंज करते हुए बात करता हूं, नीले रंग पे लिखा है एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इंपैक्ट द यूज ऑफ जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। आप एक बात समझ लो, इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर। जीडीपी हमारे देश के वेलफेयर का इंडिकेटर है, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज या फिर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वो लेन देन होते हैं जिसके बीच में पैसा नहीं आता। जो फैमिली मेंबर्स है एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, पैसे थोड़ी लेती है, ठीक है। ये सारी सुविधाएं एक दूसरे को जो मिलती है वो लव, अफेक्शंस, सिंपैथी, एम्पैथी, अपनी फीलिंग्स के लिए मिलती है। तो दोस्तों इस चीज के लिए हम एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में यानी पैसों में काउंट नहीं हो पाती। जो चीज पैसों में काउंट नहीं हो पाती वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाती। तो इसके बारे में बोलना है हमें। जब भी इसका आंसर लिखेंगे तो हम सबसे पहले नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मीनिंग बताएंगे, जो कि यहां बता दिया। दूसरे बताएंगे कि इसकी वजह से, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारी खुशियां बढ़ती है, फैमिली में खुशियां आती है, लेकिन इन खुशियों को जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि हम भी उसको पैसों की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो लिखा है दोस्तों सेकंड पॉइंट, ऑल्दो दीज एक्टिविटीज इनहांस पब्लिक वेलफेयर विच में लीड टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है।
और एग्जाम्पल भी लिख दिया, जैसे कि किचन गार्डनिंग होती है, सर्विसेज ऑफ होम मेकर होती है, सर्विसेज ऑफ फैमिली मेंबर टू ईच अदर होती है। ये थर्ड नंबर पे लिखे हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल। अब शुरू होंगे 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन। हट जाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। आ गया जी 5 नंबर का 11वां क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से, एडीएएस वाले से। ये क्या बोल रहा है, इसको देखो। ये बोल रहा है मॉनेटरी मेजर्स ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं इन एन इकोनॉमी। स्टेट एंड डिस्कस एनी टू मॉनेटरी मेजर्स जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। कहानी खत्म। ये बोल रहा है इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के कोई भी 2 मॉनेटरी मेजर बताओ। अरे इन्फ्लेशनरी गैप हो या डिफ्लेशनरी गैप, इनको ठीक करने के हमारे पास एक मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, दूसरे फिस्कल मेजर होते हैं। फिस्कल मेजर जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट टैक्स, उसकी बात नहीं करनी, मॉनेटरी मेजर्स की बात करनी है। अरे मॉनेटरी मेजर में कितने सारे होते हैं यार, सीआरआर है, एसएलआर है, एलआरआर है, रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। ये तो होगा क्वांटिटेटिव। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्वालिटेटिव। इसके अलावा मोरल सुएशन भी होता है, बहुत सारे हैं। अब इसको ठीक कैसे करते हैं पहले तो ये जान लो। इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन है जहां पर एडी एएस से ज्यादा है और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। इसको ठीक करना है तो एडी कम करनी पड़ेगी। एडी कम करनी है ना, एडी कम कैसे होगी, मतलब डिमांड कम करनी है पूरे देश की, तो पूरे देश के अंदर मनी का फ्लो कम कर दो, मनी सप्लाई कम कर दो। और मैंने आपको ट्रिक बता रखी है इस वाले चैप्टर में, ट्रिक बता रखी है दोस्तों ये कि इनमें से किसी भी एक रेशियो को बढ़ा दो, उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो एडी कम हो जाएगी। अगर इसने तो 2 ही मेजर पूछे हैं, आप 8 बचा सकते हो। सीआरआर बढ़ा दो, इन्फ्लेशनरी गैप ठीक। एसएलआर बढ़ा दो, इन्फ्लेशनरी गैप ठीक। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर कुछ भी बढ़ा दो, इन्फ्लेशनरी गैप ठीक हो रहा है क्योंकि उससे मनी सप्लाई कम हो रही है। इनमें से कोई भी 2 डिस्कस कर दो, 2 ही पूछे इसने, ये डिस्कस किए हुए 2। ठीक है, ए पे किया हुआ सीआरआर और बी पे किया हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशन से सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है। ठीक है, आगे आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 5 नंबर का ये भी है, नेशनल इनकम से रिलेटेड है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके 2 हिस्से किए हुए हैं और चॉइस में देखो और भी लिखा हुआ है तो चॉइस भी है। ए पार्ट के अंदर बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपीएफसी, ये 3 चीजों का टोटल होता है, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। शॉर्ट में पूरा बता रखा था। अब इसमें से कैच कर लो अपने अपने आइटम जो काम के। पहले नंबर पे सीओई दिया हुआ 2000, चलो जी यहां लिख देंगे 2000। अब यहीं के यहीं सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया, मैं तो एक्सपर्ट हूं यार, मैं तो ऐसे बता रहा हूं, कहीं नहीं लिखा। तुम वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखना, लिखा है नहीं लिखा, नहीं लिखा तो उसके आइटम्स देखेंगे। रेंट और इंटरेस्ट लिखा है 800, रॉयल्टी कहीं नहीं है, प्रॉफिट कहीं नहीं है। जब प्रॉफिट कहीं नहीं होता तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड होगा। तो क्या करूं, सबसे पहले 800 रुपए ये लिख दिए साइड में। अब मैं ऑपरेटिंग सरप्लस आपको पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूं। 800 रुपए रेंट और इंटरेस्ट कर दिए, प्रॉफिट के लिए 460, 940 और 300 अलग से जोड़ने पड़ेंगे। 460 और 940 हो गए 1400 और 300 1700, 1700 ही हो गए। तो कुल मिला के दोस्तों 2500 का ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, इसको यहां लिख दिया। चलो जी, अब देख लो मिक्स्ड इनकम गिवन है, ऊपर से लेके नीचे तक पड़ा तो लास्ट में 200 रुपए की मिक्स्ड इनकम गिवन है। तो यार इन सबको ऐड कर दो, हमारे पास एनडीपीएफसी की वैल्यू आ जाएगी 2000 और 2500, 4500 और 200, 4700। यार ये मेरा ऐड करने का तरीका था, आपका अपना पर्सनल हो सकता है, बस ये रुपीज और करोड़ लिखना ना भूले। ठीक है, ये क्वेश्चन था 3 नंबर का। अब 2 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड में अंतर बता दो। भाई वैल्यू एडेड होता है जीवीएमपी, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इसमें और इसमें अंतर पूछा है। अब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहां तुम्हारे सामने आंसर लिखा है। ठीक है, पहले वाला का तो 4700 मैच कर गया और ये तुम्हारे सामने आंसर लिखा है। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है जी, आ जाओ इसके चॉइस वाले क्वेश्चन पे। ये वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन है और चॉइस में बोल रहा है यहां पर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो। संभव जो कि एक फार्मर है उससे रिलेटेड। भाई नेट वैल्यू एडेड निकालने से पहले मैंने बता रखा है, इसमें सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालना जीवीएमपी, जो कि होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्योंकि ये दोनों ही तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है और सेल्स भी दोस्तों सीधी गिवन नहीं है। एक सेल्स ये रही जो लोकल मार्केट में बेचा है सामान, एक सेल्स ये रही जो फार्मर्स ने गवर्नमेंट को बेच दिया सामान,
और फोर्थ नंबर पे लिखा है इन्होंने खुद सामान खा भी लिया, यानी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन तीनों को ऐड करेंगे तो सेल्स आएगी 6800 और 200, 7000 और 50, 7050 की सेल्स हो गई, प्लस चेंज इन स्टॉक। ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ लो, चेंज इन स्टॉक कहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा, तो ये कहानी खत्म, ये जीरो हो गया। अब माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोस्तों 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, ये एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस, यही देखेंगे 100 रुपए का, समझ रहे हो, 100 रुपए का ये देखना है, परचेज ऑफ ट्रैक्टर नहीं देखेंगे, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो 7050 में से 100 गए तो 6090, सॉरी 90 क्यों लिख दिया, 69, 7050 में से 100 घटा लो यार, ठीक है ना, 6950 हो गया। ओके 6950, ये आपका आंसर हो जाएगा, मैच भी कर लेंगे। देखो 6970 है, अच्छा तो मतलब यहां कोई 20 रुपए की गड़बड़ी, नहीं नहीं सही है, 6950 ही है, पीछे आंसर कुछ और इसलिए है क्योंकि वहां पे जीवीएमपी नहीं पूछा, एनवीएएफसी पूछा है। अब निकालेंगे एनवीएफसी, यहां निकाल लेते पीछे यार, देखो हमारा एनवीएफसी पूछा है तो आपने निकाल दिया जीवीएमपी, इसमें से माइनस करेंगे अब एनआईटी, क्योंकि देखो सब सेम है, ये एफसी है ये एमपी है, तो एनआईटी कैसे निकलता है, ये होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। अब इस क्वेश्चन में आ जाऊं वापस, कहीं पर भी इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, सब्सिडीज गिवन है 20 रुपए की, तो देखो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स 0 ले लिया, सब्सिडीज 20, तो इसको माइनस कर दो तो -20 आंसर आएगा इसका। तो एनआईटी की जगह लिखा -20 और ये माइनस ही करना था, ऐसे लिख दिया। जीवीएमपी की वैल्यू आई थी यहां पीछे देखो 6950, 6950। अब क्या होगा, दोनों माइनस है ना, प्लस हो जाएंगे और आंसर हमारा ये आ जाएगा। ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। और क्या पूछा था क्वेश्चन, बोल रहा है स्टेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के 2 कंपोनेंट्स बताओ। जैसे डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही एनएफआईए के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स लाइक बाहर से जो पैसा कमा लिया, रेंट की फॉर्म में, प्रॉपर्टी से जो पैसा कमा लिया। आप ये मत समझना इसका डिफरेंस हम फीफा माइनस फीटा लिख देंगे, ये कंपोनेंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके कंपोनेंट आपके सामने लिखे हैं, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये देश की नहीं बाहर की। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देश में से नहीं बाहर से। नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रोड, देश की नहीं बाहर की। 3 ही होते हैं, उसमें से कोई 2 लिखने हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, 13वां क्वेश्चन लास्ट है, इसके साथ खत्म, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन 5 नंबर का है और ये इंडियन इकोनॉमी से, ये इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से है। अब इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से बोल रहा है, साफ सीधी बात करता हूं, कहता है पेस्टिसाइड और केमिकल कंपाउंड डिजाइन टू किल पेस्ट, ये केमिकल वाली चीजें हैं जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बनाई गई है, लेकिन मैनी पेस्टिसाइड कैन ऑल्सो पोज हेल्थ रिस्क टू पीपल इवन इफ एक्सपोज्ड इन नॉमिनल क्वांटिटीज। जरा सा भी किसी केमिकल को खोला जाए जो खेत के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हम बचाव के लिए क्या करें, कोई 2 पुरानी ट्रेडिशनल मेथड बताओ, पुराने ट्रेडिशनल मेथड बनाने हैं। तो यार यहां पर हम बना सकते हैं कि आप उन केमिकल्स को इस्तेमाल मत करो, नीम के पेड़ को इस्तेमाल करो, नीम के पेड़ से जो कोटिंग में यूरिया खाद होती है उसको इस्तेमाल करो, वैसे वाले रीजन यहां पर हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो यही बता दिया, और दूसरे नंबर का क्या बताओगे। अच्छा एक अच्छी बात तुम्हें बताता हूं, यूरिया खाद के ऊपर नीम की कोटिंग कर दो तो वो भी ठीक है, थोड़ा मतलब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी खास। दूसरे नंबर पे पहले कुछ पशु पक्षी हमारे यहाँ ऐसे होते थे, मतलब अब तो वातावरण थोड़ा बदल गया है, जो कीड़े मकोड़े खा जाते थे, तो फिर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड की इतनी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं थी, ठीक है। उसमें से सबसे फेमस है यार पिकक यानी मोर, और उल्लू, उल्लू भी ऐसे करता था है, और भी दूसरे पशु पक्षी होते हैं। तो यहाँ पर 2 ट्रेडिशनल मेथड बताने हैं जिससे मान लो कि केमिकल से होने वाला नुकसान हमारा कम हो जाए। तो एक तो जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं या फिर खाद यूज करते हैं, उसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दो, नीम अपने आप में एक दवाई की तरह काम करता है। दूसरा उन पक्षियों को पनपने दो, तो थोड़ा इंसेक्टिसाइड का यूज वैसे भी कम हो जाएगा, केमिकल का यूज कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें तो ये बताना था। और जो दूसरा पार्ट है इसका अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से है, इसमें लिखा हुआ है इन रीसेंट टाइम्स द इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस्ड प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, दिस प्रॉब्लम हैज ओनली बीन एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड का मतलब और ज्यादा बढ़ाना फालतू में, बाय द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। कह रहा है इंडिया के अंदर वैसी कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स चल रहा है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ज्यादा हो गया। कैजुअलाइजेशन का वर्कफोर्स का मतलब थोड़ा जान लो, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का नॉर्मल मीनिंग जानोगे तो ये सोचो, जो लोग टेम्परेरी
तरीके से काम कर रहे हैं, यानी परमानेंट बेसिस पर किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। ठीक है, उनको कोई लेबर लॉज का फायदा नहीं मिलता, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनी नियमों का फायदा नहीं मिलता। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। कोविड-19 में भी ऐसा हुआ, लोगों की परमानेंट नौकरी नहीं लगी और जो नौकरियां थी वो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गए थे, नौकरियां भी चली गई थी मतलब। तो डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? हाँ, हम अग्री करते हैं बिल्कुल। इसके दो नुकसान बताओ। तो नुकसान हमें बताने हैं, कैजुअलाइजेशन के दो नुकसान। पहला नुकसान ये कि इनको बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाता है। मतलब कभी भी नौकरी से निकालना हो तो गवर्नमेंट के रूल्स बोलते हैं कि पहले एक प्रायर नोटिस जारी किया जाता है कि आपको 1 महीने में या 2 महीने में निकाल दिया जाएगा। एक सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, इनको कभी भी निकाला जा सकता है। इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, लाइक पेंशन और प्रोविडेंट फंड जैसी चीजें इनके लिए नहीं होती, तो वो इनके नुकसान है। तो यहाँ पर इनके नुकसान बताने हैं। अब सीबीएसई ने आंसर कैसा लिखा हुआ है वो आपके सामने पेश करते हैं। तो पहले देखो इस वाले का आंसर बताएंगे, फिर इस वाले का। तो ये पशु पक्षी जो बना पक्षी हैं यार, देखो ये कुछ कीड़ा मकोड़ा खा रहे हैं ना, इंसेक्टिसाइड, तो ये उन पक्षियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो दोस्तों नीम ट्री और उसके बाय प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करते हैं। दूसरी बात, एक लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स है, इट शुड बी अलाउड टू ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है पनपना। ठीक है, इनके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करो कि ये दोबारा बनने लगे। तो इंसेक्ट खाते रहेंगे ये, तो इतने दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आंसर जो लिखा हुआ है आपको इसी फॉर्म के अंदर लिखना है। दूसरा 13th वाले का, तो यहाँ पर कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स से रिलेटेड मैंने बात बताई थी। तो लिखा हुआ है, फॉर कैजुअल वर्कर्स द राइट्स ऑफ द लेबर आर नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम्स, यानी कोविड-19 के टाइम्स पे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फेल फॉर कैजुअल वर्कर्स फेल, द कैजुअल वर्कर्स वर लेफ्ट जॉबलेस विदाउट एनी कॉम्पनसेशन और सपोर्ट, यानी बिना कोई पैसा दिए हुए, उनको सपोर्ट दिए हुए नौकरी से निकाल दिया गया था। ठीक है, डिमांड भी कम हो गई थी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन मिलियंस ऑफ कैजुअल वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, नौकरियां चली गई बेचारों की, और उनका जिंदा रहने सर्वाइवल तक पे क्वेश्चंस उठने लगे थे, अब कैसे वो जिएंगे आगे। ठीक है, ऊपर से हेल्थ एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, वो दवाइयां आ रही है, बीमार पड़ रहे हैं लोग, तो मुश्किल की घड़ी इनके सामने आ गई थी। तो ऐसे में had such workers been working under the formal sector, it would have given them some respite their difficult times। ये क्या बोल रहा है बताता हूं, देखो दोस्तों यहां से समझ में आएगा पूरा प्रॉपर कहानी। जो वर्कर्स हैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं। ये जैसे हो गया भाई एक डॉक्टर की क्लिनिक हो गई या सैलून हो गया जिसका अपना खुद का काम कर रहा है उस पर। दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर की दो कैटेगरी हैं, एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, जो इसको मैं बता रहा था कैजुअलाइजेशन से रिलेटेड, और दूसरे होते हैं रेगुलर वर्कर। ठीक है, तो ये इनकी संख्या बढ़ना टोटल वर्कफोर्स में कैजुअलाइजेशन होता है। उसके अलावा एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है, इसका मतलब वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर जहां पर 10 कम से कम लोग काम कर रहे हो या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हो। एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर जहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब 9 तक। तो ये पूरे इंडिया में 94% लोग इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, 6% इसी में काम कर रहे हैं। और बेसिकली जो रेगुलर वाले यहां होते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, इनको नहीं मिलते सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो अगर ये लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते और नौकरी से निकाला भी जाता तो भी इनको काफी हद के बेनिफिट्स मिलते, या फिर कुछ टाइम पीरियड का नोटिस दिया जाता, कुछ कॉम्पनसेशन दी जाती, तो कुछ तो इनको बेनिफिट दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर, मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व करा दिया है, मैंने आपको एक हिंट देने की कोशिश की। पूरे साल तुमने पढ़ाई करी है यार, जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चैप्टर मैंने आपको पूरे कवर करा रखे हैं, तो इसलिए ये चीजें मैंने आपको एक समराइज करते हुए बताने की कोशिश की है। आप अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन सर ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो छोटी सी वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी एग्जाम के अंदर बड़ी मैराथन करेंगे, सारे के सारे तुम्हारे डाउट्स पूरे प्रॉपर क्लियर करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।